स्विमिंग पूल में अवनी मल्होत्रा के साथ हुई घटना के बाद विवान मल्होत्रा को पता चल चुका था कि विघ्नेश और उसकी टोली लंदन पहुंच चुकी है। इसलिए वो आदेश को गोद में उठाकर बाहर आ गया था। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि चारों दोस्त अभी भी पुलिस वाले किस्से को याद करके हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। दूसरी तरफ सीता ने आखिरकार राजेश्वरी जी को शिवा की आखिरी वॉइस रिकॉर्डिंग वाली बात बता दी थी और राजेश्वरी जी ने उसे दिल्ली जाने की अनुमति भी दे दी थी। वहीं मीरा और आशिका से बात करने के बाद सविता के मन में पुरुषों को लेकर बनी नफरत धीरे धीरे कम होने लगी थी। उधर बाहर विघ्नेश अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा था। मैं क्या करूं भाई, अनन्या की देखभाल करते करते मुझे खुद खाना खाने का समय नहीं मिलता। उसकी बात सुनकर आदेश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मासूमियत से बोला, लेकिन आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आप तो काफी हेल्दी लग रहे हो। बस इतना सुनना था कि वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। तभी पुष्कर ने विष्णु का मोबाइल पकड़ लिया और उसमें एक फोटो खोलकर आदेश को दिखाया। फोटो में विघ्नेश फ्रिज के सामने खड़ा था और दोनों हाथों में खाने पीने का सामान भरा हुआ था। पुष्कर हंसते हुए बोला, ये बोलता है कि इसे खाना नहीं मिलता। असलियत ये है कि ये दिन भर फ्रिज में रखा सारा स्नैक्स और जूस खत्म कर देता है। यही इसका असली खाना है। विघ्नेश तुरंत पकड़ा गया। वो चोरी करते पकड़े गए बच्चे की तरह मुस्कुराने लगा। आदेश फिर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद उसने उत्सुकता से पूछा, वैसे ये अनन्या कौन है? विघ्नेश ने तुरंत विषय बदलने की कोशिश की। उसने आदेश की तरफ देखकर कहा, पहले ये बताओ कि ये बच्चा कौन है, और सबसे बड़ी बात, ये तुम्हारी गोद में क्या कर रहा है? उसने जानबूझकर विवान की तरफ देखा। विवान ने उसे घूर कर देखा, लेकिन विघ्नेश ऐसे अभिनय कर रहा था जैसे उसे कुछ भी पता नहीं हो। असलियत तो ये थी कि इस पूरे मामले की जानकारी उसे पहले से थी, फिर भी वो अनजान बन रहा था। विवान उसकी हर हरकत मन ही मन नोट कर रहा था। उधर घर के अंदर अवनी अभी भी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखकर हंस रही थी। खासकर विघ्नेश का पुलिस वालों के सामने किया गया ड्रामा, उसे देखकर उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। विवेक ने उसे देखते हुए पूछा, लगता है बहुत खुश हो। अवनी मुस्कुराई, सिर्फ अभी नहीं, ये लोग जब भी आते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। देखो ना कितने मजेदार हैं। लेकिन उसकी बात सुनकर विवेक का चेहरा उतर गया। वो नाराज होकर बोला, अगर इतने ही अच्छे लगते हैं तो अब उन्हीं के साथ रहना। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। उसी समय तेजी से अंदर आता हुआ विघ्नेश उससे टकरा गया। दोनों एक दूसरे से जोर से भिड़ गए। उनके सिर भी आपस में टकरा गए। दोनों ने एक साथ अपना सिर पकड़ लिया। उधर भारत में रणजीत जी ने लावण्या को फोन लगाया। घर के लगभग सभी पुरुष लंदन जा चुके थे। उसे लगा कि ऐसे समय में लावण्या को अकेले नहीं रहना चाहिए। फोन उठाते ही लावण्या घबरा गई। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं? क्योंकि उसे पहले से पता था कि रणजीत जी की तबीयत पहले ठीक नहीं रहती थी। रणजीत जी ने नकली नाराजगी दिखाई। क्यों, क्या मैं बिना किसी वजह के अपनी बेटी को फोन नहीं कर सकता? लावण्या हंस पड़ी। ऐसी बात नहीं है, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं। बताइए, दवा समय पर ली ना? रणजीत जी मुस्कुराए। अगर इतनी चिंता है तो सामने आकर दिखाओ, यहाँ आ जाओ। लेकिन लावण्या ने मना कर दिया। मैं वहां आकर क्या करूंगी? वैसे भी घर में बहुत भीड़ होगी, आप लोग एंजॉय कीजिए। रणजीत तुरंत समझ गए कि वो फिर अकेले रहना चाहती है। वो थोड़ा सख्त होकर बोले, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा है। हमेशा अकेले रहने की आदत मत डालो। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर के सारे शेर इस समय विदेश में घूम रहे हैं? लावण्या ने धीरे से कहा, मुझे पता है पापा, लेकिन यहाँ थोड़ा काम है, बाद में बात करती हूँ। वो कॉल काटने ही वाली थी कि रणजीत जी ने सख्त आवाज में कहा, आधे घंटे के अंदर तुम्हें यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं आई तो फिर मुझसे बात मत करना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। लावण्या वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उधर घर में सविता की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही थी। वो बार बार पूछ रही थी कि पवित्रा आखिर कहाँ है। सभी लोग उसकी बात सुनकर हंस रहे थे। आखिर उसने झुंझला कर कहा, मैं कब से पूछ रही हूँ, मेरी बहन कहाँ है? राजेश्वरी जी तुरंत पवित्रा की माँ को लेकर वहां से निकल गई। समधन जी, आइए मैं आपको घर दिखाती हूँ। उनके जाते ही मीरा और सीता खुलकर हंसने लगी। सविता और ज्यादा उलझ गई। अब कोई बताएगा भी कि बात क्या है? मीरा ने आंख मारते हुए कहा,
जल्दी शादी कर लो, उसके बाद सब खुद समझ जाओगी। सीता भी मुस्कुराई। और हमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा होने वाला पति सब समझा देगा। सविता हैरानी से दोनों का मुंह देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। जिनकी वजह से सब हंस रहे थे, वो दोनों उस समय गहरी नींद में सो रहे थे। कृष्णा और पवित्रा के बीच आखिरकार सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। कुछ देर पहले तक दोनों के बीच बहस हो रही थी। पवित्रा गुस्से में बोली, आशिका ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे थोड़ी देखभाल की जरूरत है। तुमने कैसे सोच लिया कि मुझे कोई इतनी बड़ी बीमारी है कि तुम पूरे 1 साल मुझसे दूर रहोगे? कृष्णा बेचारगी से उसे देखता रहा। तब पवित्रा ने उसे विस्तार से समझाया कि पीसीओडी कोई असामान्य बीमारी नहीं है और बहुत सी महिलाओं को ये समस्या होती है। उसने नाराज होकर कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। कृष्णा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मैं समय बर्बाद कर रहा था? पवित्रा ने आंखें बंद करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, अब जाकर अपना काम करो। लेकिन इस बार कृष्णा पहले वाला कृष्णा नहीं था। वो उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर प्यार से बोला, अब जो समय निकल गया है उसकी भरपाई भी तो करनी होगी। पवित्रा का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन शब्द नहीं निकले। कृष्णा उसे देखता रहा। कई सालों का प्यार, इंतजार और गलतफहमियां आखिर खत्म हो चुकी थी। अवनी मल्होत्रा सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखकर लगातार हंस रही थी। खासकर विघ्नेश और उसकी टोली की हरकतों ने उसे इतना हंसा दिया था कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। दूसरी तरफ विवेक उसकी हंसी देखकर नाराज होकर वहां से निकल गया था। उधर पवित्रा और कृष्णा के बीच सालों से चली आ रही सबसे बड़ी गलतफहमी भी आखिरकार खत्म हो चुकी थी। पवित्रा ने कृष्णा को समझा दिया था कि उसकी पीसीओडी की समस्या कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से उसे उससे दूर रहना पड़े। वहीं सविता लगातार अपनी बहन का इंतजार कर रही थी और सीता दिल्ली जाने की तैयारी में लगी हुई थी। कृष्णा ने पवित्रा की आंखों में देखते हुए कहा, 1 साल का समय बर्बाद हो गया है, अब उसकी भरपाई करनी होगी, अब कोई नींद नहीं। इतना कहकर उसने उसके होठों को चूम लिया। पवित्रा भी कई सालों के अपने प्यार के पूरे होने की खुशी में उसकी भावनाओं का जवाब दे रही थी। दोनों अपने आसपास की दुनिया को भूल चुके थे। बहुत सारी गलतफहमियां, दर्द और इंतजार आखिर खत्म हो चुका था। इसी खुशी में दोनों एक दूसरे में खो गए और फिर कब नींद आ गई उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उधर बाहर सविता अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रही थी। आखिर उसने फैसला किया कि वो खुद ही जाकर उसे उठाएगी। वो तेजी से ऊपर गई और एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से दस्तक देने लगी। दरवाजे पर लगातार पड़ रही आवाज से पवित्रा की नींद टूट गई। उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, अरे यार, जाकर दरवाजा खोलो ना। कृष्णा ने करवट बदलते हुए उसकी तरफ देखा, फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्या सच में दरवाजा खोलना जरूरी है? हम चाहें तो थोड़ी देर और। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पवित्रा ने तकिया उसकी तरफ फेंक दिया। तुम्हारी वजह से मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। ज्यादा बातें मत करो और जाकर देखो कौन है। इतना कहकर वो फिर से आंखें बंद करके लेट गई। कृष्णा मुस्कुराया। उसने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, दोनों तरफ से एक साथ चीख निकल गई। सामने सविता खड़ी थी और सविता ने जैसे ही कृष्णा की हालत देखी, वो जोर से चिल्ला उठी। उसी तरह कृष्णा भी उसे वहां देखकर चौंक गया। दोनों की चीख सुनकर पवित्रा भी घबराकर बिस्तर से उठ बैठी। उधर लंदन में विवेक के जाने के बाद अवनी कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती रही। हालांकि उसने उसकी नाराजगी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसके दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगी। वो और विवेक बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के घर पास पास थे। अवनी की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। ऐसे समय में स्कूल जाने के बजाय अवनी अपनी माँ के पास ही रहती थी। तब उसकी मदद करने वाला एकमात्र इंसान विवेक था। विवेक का परिवार भी ज्यादा संपन्न नहीं था। उसके पिता भी बहुत संघर्ष करके उसे पाल रहे थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अवनी को अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। समय बीतता गया। फिर एक दिन विवेक के पिता जिस इमारत में काम कर रहे थे, वहां हादसा हो गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
उसके बाद विवेक ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किए, लेकिन फिर भी उसने कभी अवनी का साथ नहीं छोड़ा। जब अवनी 12वीं में थी तब उसकी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस मुश्किल समय में अवनी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, लेकिन विवेक उसके साथ खड़ा रहा। दोनों ने 1 साल आश्रम में रहकर अपना जीवन आगे बढ़ाया। फिर अवनी को पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के कारण कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। उसने पार्ट टाइम नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की। कॉलेज खत्म होने के बाद विवेक ने ही उसे शहर जाकर नौकरी करने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि उसके लिए उसे दूर रहना आसान नहीं था, लेकिन वो चाहता था कि अवनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उसे आज भी याद था कि जाते समय उसने विवेक से कहा था, तुम्हें हमेशा खुश रहना है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, हर महीने आकर तुमसे मिलूंगी। और फिर वही सफर उसे विवान मल्होत्रा की कंपनी तक ले गया था, जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पुरानी यादों में खोई अवनी की आंखें नम हो गईं। उधर बाहर विघ्नेश अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो विवान से बोला, राजा, मैं तो भूल गया था कि तुम यहाँ हो। अवनी मैडम ने बुलाया और मैं दौड़ा चला आया। इतना कहकर वो अंदर भागने लगा। तभी दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। विघ्नेश तुरंत रह गया। हे भगवान, यहाँ कुत्ते भी हैं क्या? वो भी विदेशी वाले। अगर काट लिया तो पता नहीं कितने इंजेक्शन लगेंगे। बड़बड़ाते हुए वो अंदर भागा, लेकिन अगले ही पल उसकी टक्कर विवेक से हो गई। दोनों जोर से नीचे गिर पड़े। उनके सिर भी आपस में टकरा गए। ये नजारा देखकर पीछे खड़े विवान, पुष्कर, विष्णु और आदेश हंसने लगे। हंसी की आवाज सुनकर अवनी भी अपनी यादों से बाहर आई। उसने बाहर का दृश्य देखा और खुद भी हंस पड़ी। पूरा घर हंसी से गूंज उठा। घर के नौकर चाकर तक हैरान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही शांत बंगला है जहां वो रोज काम करते थे। तभी पुष्कर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई जाकर टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, पता नहीं किसके ऊपर गिरकर आए हो। विष्णु तुरंत बोला, अभी अभी इंडिया से आए हैं और तुमने अपनी हरकतें शुरू भी कर दी। इसी दौरान विष्णु के फोन पर कॉल आ गया। कॉल सीता का था। विघ्नेश ने स्क्रीन देखते ही शरारती मुस्कान दी। इंडिया से कॉल है, सब लोग जरूर एक साथ बैठे होंगे, रुको अभी मजा आता है। उसने जबरदस्ती फोन पकड़ लिया। दूसरी तरफ सीता को लगा कि फोन विष्णु ने उठाया है। वो नाराज होकर बोली, लंदन पहुंच गए तो एक कॉल करना जरूरी नहीं था क्या? कोई फोन ही नहीं उठा रहा, आखिर वहां चल क्या रहा है? विघ्नेश तुरंत मासूम बन गया। दीदी, यहाँ तो आपके पति ने बवाल मचा रखा है। बोल रहे थे कि यहाँ की लड़कियां बहुत सुंदर हैं और सबसे फोन नंबर मांग रहे थे। बड़ी मुश्किल से इन्हें पकड़कर यहाँ तक लाए हैं। इतना कहकर उसने फोन विष्णु के हाथ में दे दिया और आराम से सोफे पर बैठ गया। दूसरी तरफ सीता का पारा चढ़ गया। अच्छा, इसलिए मुझे छोड़कर गए थे? बेचारा विष्णु कुछ समझ ही नहीं पाया। सीता लगातार उसे डांटती रही। वो इतनी तेजी से बोल रही थी कि उसे बीच में बोलने का मौका तक नहीं मिला। जब उसकी सारी शिकायतें खत्म हुई तब विष्णु ने शांत आवाज में पूछा, फ्लाइट कितने बजे की है? सारी तैयारी हो गई? पापा की दवाइयां रख ली? ये सुनकर सीता चौंक गई। उसने तो अभी तक उसे दिल्ली जाने के बारे में बताया ही नहीं था। वो हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? विष्णु हल्के से मुस्कुराया। मेरा शरीर यहाँ है, लेकिन मेरी जान तो तुम्हारे पास है। मेरी जान क्या सोच रही है, ये जानने का हक मुझे है ना? उसकी बात सुनकर सीता की आंखें भर आईं। वो भावुक होकर बोली, तुम्हें सच में बुरा नहीं लगा? विष्णु ने गहरी सांस ली। मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम सिर्फ उस इंसान की आखिरी आवाज सुनना चाहती हो